Today our topic of discussion is deflection virtual work method. The content of lecture is external work and strain energy, principle of work and energy, method of virtual work. तो आज का जो हमारा content है इस लेक्चर का उसमें एक्सटर्नल वर्क एंड स्ट्रेन एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड एनर्जी और मेथड ऑफ virtual वर्क। तो सबसे पहले एक्सटर्नल वर्क एंड स्ट्रेन एनर्जी। मोस्ट एनर्जी मेथड्स आर बेस्ड ऑन द conservation of energy principle, which states that the work done by all the external forces acting on a structure UE is transformed into internal work or strain energy। तो हमारे जो मोस्ट मेथड्स हैं वो बेस्ड हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल पे। ये जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल है ये हमारे पास है कि कोई भी अगर आपके पास स्ट्रक्चर के ऊपर फोर्स लग रही है तो जो वर्क डन होगा उस फोर्स की वजह से वो हमारे पास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इंटरनल वर्क में और स्ट्रेन एनर्जी यूआई में। मैथमेटिकली अगर इसको देखा जाए तो ये यूई जो है ये हमारे पास एक्सटर्नल वर्क डन है और यूआई जो है वो हमारा इंटरनल वर्क या स्ट्रेन एनर्जी है। तो अब अगर हमारे पास जो एक्सटर्नल वर्क है वो फोर्स हो तो हमारे पास ये डी यूई जो है वो एफ टू डी एक्स इसकी इक्वल है। तो अगर हम बोथ साइड पे इंटीग्रल लें तो हमारे पास यू ई जो है वो इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ डी एक्स की इक्वल हो जाएगा। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जिसकी लेंथ हमारे पास एल है। तो इस पे अगर हमारा फोर्स लगे एफ तो हमारे पास जो डिफ्लेक्शन आएगी वो डेल्टा आएगी। ये जो है इसका लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन कर्व या आप इसको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी कह सकते हैं। तो अगर हमारे पास as magnitude of F is gradually increased from 0 to some limiting force F is equal to P, the final elongation of the bar becomes delta। अब अगर हम ये फोर्स जो है वो 0 से ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाएं और एक लिमिटिंग वैल्यू यानी P तक हम ले आए तो हमारे पास जो डिफ्लेक्शन या एलोंगेशन आएगी तो वो हमारे पास डेल्टा आएगी। तो u ऑफ e जो है वो हमारे पास इंटीग्रल 0 टू x f ऑफ dx था। तो ये हमारे पास 0 टू डेल्टा हो जाएगा और f की वैल्यू हमारे पास p बाई डेल्टा इंटू x है इंटू dx। तो ये हमारे पास जो लीनियर पोर्शन होता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का तो उसके लिए हमारे पास ये लीनियर जो पोर्शन है f इज इक्वल टू p बाई डेल्टा इंटू x। तो अब हम इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो अगर आप देखें तो p और डेल्टा तो आपके पास कांस्टेंट हैं तो ये तो इंटीग्रल से बाहर आ जाएंगे, सिर्फ x इंटू डी एक्स रह जाएगा। तो x इंटू डी एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास p बाई डेल्टा इंटू एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे अपर और लोअर लिमिट लग जाएगी डेल्टा और 0। अब ये हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो डेल्टा स्क्वेयर हो जाएगा। तो एक स्क्वेयर जो है इस डेल्टा के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट बच जाएगा वो हाफ पी इंटू डेल्टा बच जाएगा। और ये जो हमारा फाइनल रिजल्ट है इसे आइगन वर्क कहते हैं। और ये हमारे पास इस कर्व के नीचे का जो एरिया है एरिया अंडर दी कर्व अगर आप देखें तो ये हमारे पास ट्राइंगुलर एरिया है। ट्राइंगल का एरिया हमारे पास हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो हाफ बेस इसका डेल्टा है और हाइट अगर इसकी देखें तो वो p है। तो हाफ p इंटू डेल्टा। अब लेट्स सपोज ये जो हमारे पास अगर कोई लोड p लगे तो उस केस में हमारे पास एलोंगेशन डेल्टा आए तो उसके लिए तो ये कर्व बन जाएगी। अब अगर p के साथ हम मज़ीद फोर्स लगाएं कुछ f डैश की तो हमारे पास जो कर्व बनेगी ये आपके पास p प्लस एफ डैश आ जाएगा। तो आपके पास ये थोड़ा और लीनियर चला जाएगा और इसके अगेंस्ट जो हमारे पास एलोंगेशन आएगी वो डेल्टा डैश। तो ये p के अगेंस्ट एलोंगेशन आई डेल्टा। जब हमने फोर्स p से और मज़ीद बढ़ाई f डैश साथ में ऐड की तो हमारे पास जो एलोंगेशन आई वो हो गई डेल्टा डैश। अब अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास 2 ट्राइंगल्स और एक रेक्टेंगल बन रहा है इस कर्व के नीचे। ये जो हमारे पास लीनियर लाइन है इसके नीचे जो हमारे पास एरिया आ रहा है तो एक ये ट्राइंगल आ रहा है
एक ये ट्रायंगल आ रहा है और ये हमारे पास रेक्टेंगल आ रहा है। तो ये जो रेक्टेंगुलर वर्क है ये डिस्प्लेसमेंट वर्क है और ये ट्रायंगुलर वर्क हमारे पास आइगन वर्क है। तो जो यू ई टोटल हमारे पास होगा वो इक्वल होगा दिस आइगन वर्क एंड दिस डिस्प्लेसमेंट वर्क। तो दो आइगन वर्क और एक हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वर्क आ जाएगा। तो अब हमें जो आइगन वर्क है उसकी वैल्यू तो पता है कि इसके लिए हमारे पास ये जो ट्राइंगल है हाफ पी इंटू डेल्टा हो जाएगा। ये जो ट्राइंगल है अगर आप देखें तो इसकी बेस जो है डेल्टा डैश है और इसकी हाइट हमारे पास जो है वो एफ डैश है। तो हाफ डेल्टा डैश इंटू एफ डैश। और ये जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वर्क है तो ये अगर आप देखें रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया बेस इंटू हाइट। तो ये बेस डेल्टा डैश हो गया और हाइट इसकी पी। अब ये हमारे पास जो है इसकी एक एग्जांपल है कि अगर हमारे पास कोई भी एक स्ट्रक्चर है जिसकी लेंथ एल है और उस पर लोड लगा हुआ है 20 किलो न्यूटन का और उस 20 किलो न्यूटन के अगेंस्ट हमारे पास जो एलोंगेशन आ रही है वो 1 सेंटीमीटर आ रही है। तो अगर उसका हम कर्व ड्रा करें तो ये लोड हो गया 20 किलो न्यूटन और इस लोड के अगेंस्ट हमारे पास जो डिफ्लेक्शन या एलोंगेशन आई वो 1 सेंटीमीटर, या अगर उसको हम मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.01 मीटर आ गया। तो ये हमारे पास जो है वो कर्व बन गई और इसके नीचे जो हमारे पास एरिया होगा वो हमारे पास होगा यू ई। तो वो अगर ये ट्राइंगुलर है तो हाफ बेस इंटू हाइट। बेस हमारे पास 0.01 और हाइट हमारे पास 20 किलो न्यूटन, उसको न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई हो गया। तो इससे वैल्यू हमारे पास आ गई 100 न्यूटन मीटर। अब अगर एक स्ट्रक्चर है जिस पे 15 किलो न्यूटन का लोड लगे तो उसके अगेंस्ट जो हमारी एलोंगेशन आएगी वो 0.75 सेंटीमीटर है। तो ये उसका जो है लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन कर्व हो गया कि अगर 15 किलो न्यूटन लोड लगेगा तो 0.0075 जो है हमारे पास मीटर एलोंगेशन आएगी। अब अगर वो ही स्ट्रक्चर है उस पे हम एक्स्ट्रा लोड लगाएं 5 किलो न्यूटन का एडिशन में, 15 किलो न्यूटन के साथ एडिशन में 5 किलो न्यूटन, तो ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा एलोंगेशन आएगी वो 0.25 सेंटीमीटर आएगी। तो अगर इसको हम ग्राफ में देखें तो 15 के साथ 5 ऐड करेंगे तो 20 किलो न्यूटन हो जाएगा और एलोंगेशन 0.0075 के साथ 0.25 ऐड करेंगे तो ये आपके पास 0.01 आ जाएगा। तो इसका जब आप यू ई टोटल निकालेंगे तो दो आपके पास आइगन वर्क और एक डिस्प्लेसमेंट वर्क। तो फर्स्ट आइगन वर्क आपका हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 0.0075, लेकिन 15 किलो न्यूटन है, इसको न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ हो जाएगा। सेकेंड आइगन वर्क के लिए हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है या हमारे पास जो बेस है वो 0.0025 है और हाइट हमारे पास 5 किलो न्यूटन, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ न्यूटन। और थर्ड हमारा डिस्प्लेसमेंट वर्क है तो डिस्प्लेसमेंट वर्क 0.0025 इंटू 15 किलो न्यूटन हमारा लोड है तो 15 इंटू 10⁻³। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 100 न्यूटन मीटर आएगी। यानी लास्ट जो एग्जांपल थी उसमें हमने डायरेक्ट 20 किलो न्यूटन लोड लगाया, यहाँ पे पहले 15 लगाया फिर 5 लगाया। तो दोनों के केस में अगर आप देखें तो जो फाइनल वर्क डन है हमारा तो वो सेम 100 न्यूटन मीटर आ रहा है। अब अगर हमारा एक्सटर्नल वर्क मोमेंट हो, उस केस में फोर्स था, अब अगर एक्सटर्नल वर्क मोमेंट हो तो हमारे पास डी ऑफ यू ई जो है वो हमारे पास m इंटू डी थीटा आएगा, क्योंकि मूवमेंट है तो यहाँ पे इसलिए ये रोटेशन थीटा आएगा। तो ये यू ई जो है वो हमारे पास इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू थीटा इंटू एम डी थीटा, क्योंकि दोनों साइड का आप इंटीग्रल लेंगे तो ये आपके पास डी इंटीग्रल के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास इंटीग्रेशन आ जाएगी। तो ये सेम उसी तरह आपका यहाँ पे भी आइगन वर्क होगा। तो वहाँ पे क्या था कि लोड और एलोंगेशन थी, यहाँ पे आपकी मूवमेंट और रोटेशन है, तो वहाँ पे P इंटू डेल्टा था, यहाँ पे आपका M इंटू थीटा हो जाएगा और ये आपका है आइगन वर्क।
अब अगर देखें इसको ग्राफिकली तो m जो है अगर मूवमेंट लगेगी तो इतनी हमारे पास रोटेशन होगी। अब अगर हम इस मूवमेंट को बढ़ाएं, एडिशन करें m डैश की, तो जो रोटेशन बढ़ेगी वो हमारे पास थीटा डैश आ जाएगी। तो ये हमारे पास जिस तरह लास्ट केस में था 2 आइगन वर्क और 1 डिस्प्लेसमेंट वर्क, तो यहाँ पे भी होंगे, लेकिन डिफरेंस ये है कि वहाँ पे एक्सटर्नल जो फोर्स है वो लोड था, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स जो है वो मूवमेंट है। तो इसीलिए ये जो हमारे पास यूई टोटल होगा तो 2 आइगन वर्क होंगे और एक हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वर्क m थीटा डैश आ जाएगा। अब ये जो यूई टोटल है इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास हाफ m प्लस m डैश थीटा प्लस थीटा डैश आ जाएगा। तो वो तो हमारा एक्सटर्नल वर्क हो गया या वर्क डन हो गया। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी इन केस ऑफ एक्सियल फोर्स। अगर आपके पास कोई एक्सियल फोर्स लगी हुई है किसी स्ट्रक्चर पर तो स्ट्रेन एनर्जी आपकी क्या बनेगी। तो सबसे पहले आपका ये ग्राफ आएगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, जो कि आपके पास है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ये आपके मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो इससे जो रिलेटेड लेक्चर्स हैं वो भी अपलोड हो चुके हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन के भी अपलोड हो चुके हैं और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के भी अपलोड हो चुके हैं। तो हमारे पास जो स्ट्रेन एनर्जी है वो इक्वल है यू नॉट इंटू डी वी। तो ये जो यू नॉट है ये हमारे पास एरिया अंडर कर्व है इस लीनियर पोर्शन के। जब तक जहाँ तक ये स्ट्रेट है, लीनियर है, तो उसके नीचे जो हमारे पास एरिया आएगा वो हमारे पास यू नॉट की इक्वल है। तो इस केस में अगर देखें तो ये हमारे पास अगर देखें स्ट्रेन है और ये अगर आप देखें तो ये आपके पास स्ट्रेस है। तो ये आपके पास ट्रायंगुलर एरिया है तो ये हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन हो जाएगा। तो यहाँ पे यू नॉट की जगह आपका हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। अब यहाँ हमें जो है हुक्स लॉ के थ्रू पता है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन की इक्वल है। तो अगर हम यहाँ से स्ट्रेन की वैल्यू निकालें तो स्ट्रेन हमारे पास स्ट्रेस डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की इक्वल है। तो वो स्ट्रेन की जगह वैल्यू पुट करेंगे स्ट्रेस डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो स्ट्रेस स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई हो जाएगा। अब सिग्मा हमें पता है कि जो स्ट्रेस है वो फोर्स पर यूनिट एरिया है। तो यहाँ पे हमारी फोर्स n है और एरिया a हो जाएगा। तो यहाँ पे सिग्मा की जगह हम n डिवाइडेड बाय a पुट करेंगे और 1/2 e रह जाएगा। सिग्मा स्क्वायर है तो n डिवाइडेड बाय a स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 डिवाइडेड बाई 2e n डिवाइडेड बाई a स्क्वायर। अब ये अगर आप देखें तो ये हमारे पास वॉल्यूम है, डिफरेंशियल वॉल्यूम। तो इसको अगर हम a इंटू डी एक्स लिख सकते हैं, एरिया इंटू डी एक्स। अगर ये देखें तो ये भी आपके पास वॉल्यूम ही बनता है। तो हमारे पास जो फाइनल यू आई आएगा वो इंटीग्रल फ्रॉम 0 n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2e a, क्योंकि आपका ये n स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर है, लेकिन a इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो a के रह जाएगा और नॉमिनेटर में n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2e a इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू लेंथ। इसी तरह स्ट्रेन एनर्जी अगर बेंडिंग हो आपके पास, वहाँ पे एक्सियल फोर्स था, यहाँ पे आपके पास बेंडिंग है, तो ये तो सेम वही आपके पास रिलेशन है कि यू आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ यू नॉट इंटू डी वी। वही स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का एरिया अंडर कर्व जो है वो हाफ इंटू सिग्मा इंटू स्ट्रेन हो जाएगा इंटू डी वी। अब इस केस में और ये फिर आपके पास जो हुक्स लॉ है उससे आपके पास जो स्ट्रेन की वैल्यू है वो सिग्मा डिवाइडेड बाय ई, सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू सिग्मा बाय ई है तो वो सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास वहाँ पे क्या थी, तो हमारे पास डायरेक्ट स्ट्रेसेस थी जो कि P डिवाइडेड बाय ए या N डिवाइडेड बाय ए था। यहाँ पे हमारे पास बेंडिंग स्ट्रेसेस आएंगी, तो बेंडिंग स्ट्रेसेस जो है वो हमारे पास My डिवाइडेड बाय I की इक्वल है। तो यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू हम My डिवाइडेड बाय I पुट करेंगे तो वो हमारे पास 1/2e जो है वो ये हो जाएगा और स्ट्रेस की जगह My डिवाइडेड बाय I आ जाएगा इंटू स्क्वायर इंटू डी वी। तो अब अगर यहाँ पे देखें इसका स्क्वायर हम ले तो m स्क्वायर y स्क्वायर डिवाइडेड बाय I स्क्वायर आ जाएगा
और जो डी वी है इसको हम लिख सकते हैं डी ए इंटू डी एक्स। अब अगर यहाँ पे देखें आप तो ये जो हमारे पास इंटीग्रल ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डी ए है इसको हम अलग लिख सकते हैं इंटू डी एक्स। तो ये जो हमारे पास इंटीग्रल ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डी ए है ये इक्वल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई के। तो इसकी जगह अगर आप आई लिखें तो ये आपके पास आई आ जाएगा। तो आई ये आई और यहाँ भी ये स्क्वायर ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास जो फाइनल रह जाएगा वो इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू लेंथ एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2EI इंटू डी एक्स। अब प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड एनर्जी। लेट्स सपोज ये आपके पास एक बीम है जिस पे लोड लगा हुआ है P और ये आपके पास स्पैन ऑफ बीम या लेंथ ऑफ बीम है। तो इसकी जो मोमेंट डायग्राम बनेगी वो ये बनेगी। अगर हम एट अ डिस्टेंस x जो है एक सेक्शन काट दें इसका, तो यहाँ पे हमारे पास जो इंटरनल लोडिंग्स आएंगी वो हमारे पास नॉर्मल फोर्स, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट आएंगी। तो इस केस में अगर आप देखें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, इसलिए नॉर्मल फोर्स नहीं ली गई, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट ली गई है। तो यहाँ से अगर हम मोमेंट फाइंड करें, समेशन मोमेंट एट डिस्टेंस x इज इक्वल टू 0 लें और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लें, तो अगर देखें ये आपके पास मूवमेंट क्लॉकवाइज आ रही है तो नेगेटिव m हो गया, और इस p की वजह से जो मूवमेंट काज होगी एट अ डिस्टेंस x तो वो px होगी और वो भी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी जो m की वैल्यू है वो माइनस px आ गई। अब हमें पता है कि ये जो u ऑफ e है ये आपके पास u ऑफ i की इक्वल है। जो एक्सटर्नल वर्क है वो इंटरनल वर्क की इक्वल है। तो u ऑफ e हमें पता है एक्सटर्नल वर्क को हाफ p इंटू डेल्टा है, जो कि हम डिराइव कर चुके हैं पिछली स्लाइड्स में। और इंटरनल वर्क जो है बेंडिंग के केस में, मोमेंट के केस में, तो वो हमारे पास इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू लेंथ m स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2EI इंटू डी एक्स था। अब यहाँ पे सिंपल क्या करना है कि ये जो m की वैल्यू माइनस px है ये यहाँ पे पुट कर देनी है। तो ये माइनस px होल स्क्वायर है तो माइनस p स्क्वायर पॉजिटिव p स्क्वायर हो जाएगा और x स्क्वायर आपका x स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो p डिवाइडेड बाई 2EI ये कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, सिर्फ हो जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू लेंथ x स्क्वायर dx। तो x स्क्वायर का जो इंटीग्रल है वो हमारे पास x क्यूब डिवाइडेड बाई 3 है, तो x क्यूब हो जाएगा और जो नीचे 3 है वो 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ पे 6 आ गया, और ये हमारे पास लोअर और अपर लिमिट्स आ गई। अब अगर देखें बोथ साइड्स को हम जो है वो या पहले अपर लिमिट अप्लाई करें तो आपके पास ये p स्क्वायर l क्यूब डिवाइडेड बाई 6EI आ जाएगा। अगर यहाँ से हमने ये डिफ्लेक्शन या डेल्टा निकालना है तो 2p से हम 2/p से हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये आपके ये एक p यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा और इस 2 के साथ 6 कैंसिल आउट होके यहाँ पे आपके पास 3 आ जाएगा। तो जो डेल्टा की वैल्यू आपके पास इस केस में आएगी वो PL क्यूब डिवाइडेड बाय 3EI। थैंक यू। अगर इसमें आपके कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन है तो आप जो है कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। उसके अलावा भी अगर आप मेल के थ्रू या किसी व्हाट्सएप के थ्रू पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं।